Potong-potong tubuhmu. तो फिल्म की शुरुआत 1998 में सुराबाया शहर के एक अपार्टमेंट से होती है। मिस टीका रूम नंबर 510 में रहती थीं, लेकिन बाथरूम की सीलिंग से लगातार पानी टपकने से वो बहुत परेशान थीं। अपार्टमेंट के ओनर उलान से शिकायत करने पर पता चलता है कि ऊपर वाला 6th फ्लोर काफी टाइम से खाली और लॉक है, इसलिए वहां से पानी गिरने का कोई लॉजिक नहीं है। वो भरोसा दिलाते हैं कि प्लम्बर बुलाकर ठीक करवा देंगे, लेकिन टीका का सब्र टूट रहा था। शक की वजह से वो खुद 6th फ्लोर पर जाने का फैसला करती है। लिफ्ट में 6th फ्लोर का बटन बंद था, तो वो सीढ़ियों से वहां पहुंचती है। 6th फ्लोर पर अंधेरा, सीलन और अजीब सी बदबू थी। ताला तोड़कर वो रूम नंबर 610 में घुसती है, जो ठीक उसके अपने फ्लैट के ऊपर था। अंधेरे बाथरूम से अचानक एक औरत की आवाज आती है, अंदर आ जाओ, मैं मिस के हूँ। दरवाजा अपने आप खुल जाता है और टीका देखती है कि बाथटब पर बैठकर एक औरत अपनी बेटी के बाल संवार रही है और वहीं से पानी लीक होकर नीचे गिर रहा था। टीका को देखते ही वो औरत कहती है, और 4 दिन सूर्यास्त। डर के मारे टीका वहां से भाग जाती है। ठीक 4 दिन बाद टीका अपनी बहन को सब कुछ बताती है, लेकिन बहन इसे बस एक हेलुसिनेशन समझती है और उसे टेंशन न लेने को कहती है। डर दूर करने के लिए जब टीका बहन के बाथरूम में फ्रेश होने जाती है, तभी उसे मिस के और उसकी बेटी दिखाई देती है। टीका जब बाथटब की तरफ देखती है तो पानी में उनका रिफ्लेक्शन दिखता है। फिर टीका की चीख सुनकर उसकी बहन दौड़कर बाथरूम आती है और देखती है कि टीका का बेरहमी से मर्डर हो चुका है। उसके हाथ, पैर और सिर शरीर से अलग थे। घटना के 1 महीने बाद सीन जकार्ता शिफ्ट होता है। अल्मा नाम की लड़की भारी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। उसका रेस्टोरेंट बिजनेस ठप्प था, कर्ज का बोझ और एम्प्लॉयज को सैलरी न दे पाने की टेंशन थी। इसी बीच उसकी माँ भी मर जाती है। माँ को खोने के बाद दोनों बहनें अल्मा और मिया दुनिया में बिल्कुल अकेली पड़ जाती हैं। माँ के फ्यूनरल के बाद हम अल्मा के बॉयफ्रेंड रयान को देखते हैं, जो एक पुलिस ऑफिसर है। रयान अल्मा को सुराबाया आने का ऑफर देता है क्योंकि उसका रिसेंटली वहीं ट्रांसफर हुआ था। अल्मा मना कर देती है क्योंकि उसका इकलौता इनकम सोर्स उसका रेस्टोरेंट जकार्ता में था। 1 हफ्ते बाद रयान कॉल करके उसे एक जॉब के बारे में बताता है। वो जॉब एक अपार्टमेंट मैनेजर की थी, उसी अपार्टमेंट में जहां मूवी की शुरुआत में टीका रहती थी। रयान बताता है कि कुछ दिन पहले वहां का एक रेजिडेंट रहस्यमयी तरीके से मर गया था। हालांकि मौत अपार्टमेंट में नहीं हुई थी। अल्मा मान जाती है क्योंकि उसका रेस्टोरेंट वैसे भी नहीं चल रहा था। सुराबाया जाते वक्त गाड़ी में मिया डांस सीखने की इच्छा जताती है। रयान बताता है कि अपार्टमेंट के पास ही डांस सीखने का इंतजाम है। आखिरकार वो उस अपार्टमेंट पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात ऑनर उलान और आईमान से होती है, जिन्हें रयान उस रहस्यमयी मौत की इन्वेस्टिगेशन की वजह से पहले से जानता था। लिफ्ट में जाते वक्त अल्मा नोटिस करती है कि 6th फ्लोर का बटन ब्लॉक है। वजह पूछने पर उलान बताती है कि वहां एक एक्सीडेंट की वजह से रिपेयरिंग का काम बाकी है, इसलिए फ्लोर बंद रखा गया है। अल्मा और मिया को 301 नंबर रूम दिया जाता है। सारी जिम्मेदारी अल्मा को सौंपकर उलान और आईमान काम से बाहर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में रयान टीका के मर्डर की गुत्थी सुलझाने के लिए उसकी बहन को ढूंढ निकालता है, लेकिन वो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। वो बस यही रट लगाए है, और 4 दिन सूर्यास्त मिस के। इधर रात में एक किराएदार अल्मा से सीलिंग टपकने की शिकायत करता है। अल्मा चेक करती है तो देखती है कि सच में पानी बुरी तरह टपक रहा है। वो प्लम्बर बुलाती है, लेकिन वो बहाना बनाकर चला जाता है। एक जिम्मेदार मैनेजर होने के नाते अल्मा मिया को साथ लेकर खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व करने 6th फ्लोर जाती है। दरवाजा बाहर से लॉक था, फिर भी अल्मा उसे तोड़कर अंदर घुस जाती है। पानी का सोर्स ढूंढते हुए वो रूम नंबर 610 का दरवाजा खोलते हैं। तभी बाथरूम से एक आवाज आती है, मैं मिस के हूँ, अंदर आओ। ये सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। अल्मा बाथरूम का दरवाजा खोलती है, देखती है कि बाथटब पर बैठी एक औरत अपनी बेटी के बाल संवार रही है। वो औरत कहती है, और 4 दिन सूर्यास्त। डर के मारे दोनों बहनें वहां से भागकर अपने रूम में आ जाती हैं। अल्मा फैसला करती है कि ये बात उलान को बताएगी। अगली सुबह अल्मा की टेबल से गिरी पिंस फर्श पर अजीब तरह से 1 नंबर बनाती हैं। अल्मा इसका मतलब नहीं समझती, लेकिन ये असल में उसकी मौत की उल्टी गिनती की शुरुआत थी। दूसरी तरफ मिया डांस क्लास जाती है। वहां टीचर रिनी उसे मालांगा डांस के अजीबोगरीब मास्क्स के बारे में बताती है। दोपहर में काम करते वक्त अल्मा के साथ फिर वही खौफनाक हादसा होता है। एक रूम से आवाज आती है। अंदर घुसते ही उसे वो माँ बेटी दिखते हैं। उसकी आंखों के सामने वो माँ अपनी बेटी का सिर धड़ से अलग कर देती है और धमकी देती है, मैं तेरे भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। अल्मा डर कर भागती है और रयान से टकरा जाती है। रयान रूम चेक करता है, वहां कोई नहीं था, लेकिन जब वो अल्मा के मुंह से और 4 दिन सूर्यास्त सुनता है तो सन्न रह जाता है, क्योंकि टीका की पागल बहन भी ठीक यही बातें बोल रही थी। अगले दिन घोस्ट के डर से किराएदार अपार्टमेंट छोड़ने के लिए हंगामा करने लगते हैं। उलान और आईमान आकर किसी तरह सिचुएशन संभालते हैं। सब शांत होने पर रयान सीधे मालिकों से पूछता
पूछता है, यूनिट 610 की वो मिस्टीरियस औरत और बच्ची आखिर हैं कौन। टीका के मर्डर का हवाला देकर जब रयान दबाव बनाता है तो आयमान डर के मारे सब सच उगल देता है। वो बताता है कि 4 साल पहले यूनिट 610 की एक माँ और बेटी अपार्टमेंट छोड़ते वक्त कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। इसके बाद एक क्लीनर वहां सफाई करने गया तो उसने उनकी सोल्स देखी और नौकरी छोड़ दी। ठीक 4 दिन बाद वो आदमी अपने घर में 2 टुकड़ों में कटा हुआ मिला। डर कर हमने एक शमन को बुलाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शमन ने बताया, इस घर की ईविल पावर बहुत स्ट्रांग है, जो भी इस कमरे में घुसेगा 4 दिन बाद सूर्यास्त के वक्त उसकी मौत पक्की है, इसलिए उस यूनिट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। ये सुनकर अल्मा डर गई क्योंकि उसकी मौत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। तभी रायन खुद उस 610 नंबर रूम को चेक करना चाहता है। हालांकि अल्मा उसे वहां जाने से मना करती है, लेकिन सच जानने की जिद में रायन किसी की नहीं सुनता और आयमान को साथ लेकर 610 के सामने पहुंच जाता है। आयमान और उलान डर के मारे बाहर ही खड़े रहते हैं, लेकिन रायन अकेला अंदर घुस जाता है। 610 नंबर रूम में घुसते ही रायन को आवाज आती है, मैं मिस के हूँ, अंदर आओ। बाथरूम का दरवाजा खोलते ही उसे वो माँ बेटी दिखाई देती है और वही बात और 4 दिन सूर्यास्त। पलक झपकते ही वो गायब हो जाते हैं। रायन काफी डर जाता है, फिर भी हिम्मत करके बाथरूम में घुसता है, लेकिन पानी का टैप अपने आप चालू होते देख वो वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ डांस प्रैक्टिस के वक्त मिया नोटिस करती है कि आईने में उसका रिफ्लेक्शन उसके मूवमेंट से मैच नहीं कर रहा। अचानक परछाई उसका नाम पुकारती है और एक सुपरनैचुरल ताकत उसे धक्का दे देती है। फिर आईने के अंदर से खून से सने हाथों के साथ वो माँ और बेटी का घोस्ट बाहर निकलता है। तब तक अल्मा भी मिया को लेने आ गई थी। मिया की चीख सुनकर अल्मा और रिनी दौड़ कर आते हैं और उसे बचाते हैं। रिनी मिया की देखभाल करते वक्त बताती है कि वो आत्माओं को देख सकती है। उसने देखा था कि एक माँ बेटी मिया का पीछा कर रही हैं, लेकिन इस भयानक ताकत के आगे वो बेबस है, इसलिए वो सुकमो नाम के एक शमन की मदद लेने की सलाह देती है। उधर रायन यूनिट 610 का राज जानने के लिए बेचैन है। वो उलान और आयमान से मरने वालों की फोटो या आईडी मांगता है, पर वो दे नहीं पाते। बस इतना बताते हैं कि मरने वालों का नाम नूरी और निंदा था। आयमान दावा करता है कि उसे फैमिली से मौत की खबर मिली थी, लेकिन अब उसे उनका एड्रेस या फोन नंबर याद नहीं आ रहा। रायन उन्हें पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने को कहता है और खुद पुलिस स्टेशन जाकर इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करता है। अल्मा और मिया वापस आते हैं तो रायन मिया की चोट देखता है। अल्मा आयमान और उलान को बताती है कि इस मुसीबत को खत्म करने के लिए उसने आज रात ही सुकमो नाम के साइकिक को बुलाया है। दूसरी तरफ रायन सीधे थाने जाता है और 4 साल पहले पुर्वोकेर्तो में हुए सारे कार एक्सीडेंट्स की फाइल्स दोबारा खोलने का ऑर्डर देता है ताकि सच सामने आ सके। रात में सुकमो उस अपार्टमेंट में पहुंचता है, लेकिन रूम 610 के सामने जाकर वो अंदर नहीं घुस पाता। उसे महसूस होता है कि अंदर की ताकत बहुत ज्यादा है। वो कंफर्म करता है कि इस कमरे में जाने वाले की मौत 4 दिन बाद सूर्यास्त पर ही होगी। सुकमो बताता है कि आत्माएं बहुत गुस्से और दर्द में मरी हैं। उन्हें शांत करने के लिए उनका अतीत जानना होगा और इसके लिए मरने वालों की कोई पर्सनल चीज चाहिए। अगर तुम उनकी कोई पर्सनल चीज ला सको तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। ये कहकर सुकमो चला जाता है। अगले दिन मिया का फोन आने पर अल्मा स्विमिंग पूल जाती है, लेकिन वहां मिया नहीं मिलती। जब अल्मा मिया को कॉल करती है तो पता चलता है कि मिया ने उसे फोन ही नहीं किया था। तभी अल्मा पानी के ऊपर फूलों से 2 लिखा देखती है, जिसका मतलब उसके पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अचानक डरी हुई अल्मा को पानी के नीचे से कोई खींचकर गहराई में ले जाता है और वो बेहोश हो जाती है। मिया परेशान होकर बहन को ढूंढने पूल के पास आती है। वो देखती है कि अल्मा पानी से बाहर आ रही है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब मास्क है और वो अजीब तरह से नाच रही है, जैसा मिया ने पहले कभी नहीं देखा था। पल भर में अल्मा मिया पर अटैक करती है और उसे पानी में डुबोने की कोशिश करती है। तभी 2 लड़कियां वहां आ जाती हैं और मदद के लिए आयमान और उलान के पास भागती हैं। हाथापाई के बीच रायन आकर उन्हें बचा लेता है। मिया को याद आता है कि अल्मा के चेहरे पर जो मास्क था वो उसने डांस क्लास में देखा था। राज जानने के लिए वो डांस टीचर रिनी के पास जाते हैं। रिनी बताती है कि वो देवी सेकरताजी का मास्क था, जो केदिरी राज्य की राजकुमारी थी। इस मांगालान मास्क के बारे में और जानने के लिए रिनी उन्हें मिस्टर सुगिंग नाम के एक आर्टिस्ट के पास जाने को कहती है, जो ये मास्क बनाते हैं। रायन और अल्मा रिनी की बताई जानकारी पर सुगिंग को ढूंढने के लिए रांगन मूल्य गांव के लिए निकल पड़ते हैं। साथ में मिया की बनाई हुई उस मास्क की ड्राइंग भी ले लेते हैं और मिया अपार्टमेंट में ही रुक जाती है। लंबा सफर तय करके वो सुगिंग से मिलते हैं। सुगिंग फोटो देखकर बताता है कि ये खास मास्क उसने इलाके की एक अमीर और पावरफुल औरत कुसुमा देवी के कहने पर बनाया था। सच जानने के लिए वो कुसुमा के घर जाते हैं, लेकिन कुसुमा उनसे मिलने से मना कर देती है। लेकिन वहाँ की एक बूढ़ी मेड उन्हें सब सच बता देती है। पता चलता है कि कुसुमा की बेटी कांति एक टैलेंटेड मांगालान डांसर थी, जिसके लिए सुगिंग ने वो मास्क बनाया था। लेकिन कांति एक गरीब लड़के के प्यार में पड़कर प्रेग्नेंट हो गई तो उसकी माँ कुसुमा ने उसे हमेशा के लिए घर से निकाल दिया। कांति कभी वापस नहीं आई।
लेकिन उस मेड ने प्यार की वजह से कांति का सारा सामान और वो मास्क छिपा कर रखा था। अल्मा और रायन उस सीक्रेट रूम से कांति का मास्क ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब शायद रूम 610 का राज खुल जाएगा, लेकिन शहर वापस लौटते वक्त एक गाड़ी उनका पीछा करती है और पीछे से टक्कर मारती है। इससे उनकी गाड़ी कंट्रोल खोकर गहरी खाई में गिर जाती है। उधर अपार्टमेंट में अकेली मिया के दरवाजे पर आधी रात को नॉक होता है। मिया पीपा होल से देखती है तो कोई नहीं दिखता। क्यूरियोसिटी में वो दरवाजा खोल देती है और ठीक उसी वक्त कोई मिया पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ एक्सीडेंट के बाद जब अल्मा को होश आता है तो उसे दिखता है मास्क पहने एक औरत नाचते हुए उसका सिर धड़ से अलग कर रही है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और अल्मा समझ जाती है कि ये एक बुरा सपना था। तब बचाने वाली औरत बताती है कि रात में उसने ही उन्हें खाई से निकालकर पनाह दी है। रेयान को ठीक देखकर अल्मा को राहत मिलती है। वो जल्दी से अपने बैग में रखा कांति का वो मिस्टीरियस मास्क चेक करती है। वो बिल्कुल सही सलामत था। बिना देर किए वो मास्क लेकर ओजा सुकुमा के पास भागते हैं। सुकुमा स्पेल पर आते हैं और उन्हें पास्ट का एक खौफनाक मंजर दिखाई देता है। वो देखते हैं कि कोई कांति की बेटी के सिर पर वार करके उसे मार रहा है और फिर कांति को भी मार डालता है। क्रूरता यहीं खत्म नहीं होती। कातिल ने उनकी लाशें एक दिन बाथटब में भिगोकर रखी और फिर टुकड़े टुकड़े कर दिए। सुकुमा कंफर्म करते हैं कि रूम नंबर 610 में रहने वाले किसी एक्सीडेंट में नहीं मरे, बल्कि उनका बेरहमी से मर्डर हुआ है। और जब तक असली कातिल नहीं पकड़ा जाता ये इविल स्पिरिट्स किसी को नहीं छोड़ेंगी। बदकिस्मती से सुकुमा कातिल का चेहरा नहीं देख पाए, इसलिए रायन को लगता है कि कातिल शायद उसका हस्बैंड ही होगा। अपार्टमेंट लौटकर वो देखते हैं कि घोस्ट के डर से सारे किराएदार भाग रहे हैं। घायल अल्मा और रायन तब मालिक आयमान और उलान को घेर लेते हैं। रायन साफ कर देता है कि मरने वाले नूरी और निंदा नहीं, बल्कि कांति और उसकी बेटी किरानी थे। रायन कांति के पति के बारे में पूछता है तो उलान बताती है कि माँ और बेटी अकेले आए थे और कोई मर्द कभी उनसे मिलने नहीं आया। सुकुमा तब एक फोटो दिखाकर पूछती है कि लाशें यहीं छिपाई गई हैं, ये जगह कहाँ है, लेकिन आयमान उसे पहचानने से इनकार कर देता है। कोई रास्ता न देख रायन अपने कलीग चंद्रा को फोन करता है। वो उसे फौरन कांति के गांव जाकर उसकी माँ कुसुमा से पूछताछ करने को कहता है, ताकि किसी भी कीमत पर कांति के पति का सच पता चल सके। अल्मा का अंदाजा था कि जब सारी मुसीबत छठे फ्लोर पर है तो लाशें भी वहीं होनी चाहिए। इसी यकीन पर वो अलग अलग होकर तलाशी लेने लगते हैं। अचानक सुकुमा की चीख सुनकर रायन दौड़ता है और उसे बाथरूम में घायल पड़ा देखता है। वो मदद करने जाता ही है कि पीछे से हमला करके रायन को बेहोश कर दिया जाता है। अल्मा भी जैसे ही रायन के पास पहुंचती है, आयमान और उलान उसे पकड़ लेते हैं और वो भी बेहोश हो जाती है। पता चलता है कि उस रात का कार एक्सीडेंट भी उन्हें मारने के लिए इन्हीं दोनों ने प्लान किया था। थोड़ी देर बाद चंद्रा भी पूछताछ करने अपार्टमेंट आता है, लेकिन चालाक उलान झूठ बोल देती है कि रायन अभी पूर्वोकेर्तो से वापस नहीं लौटा। पर चंद्रा को शक हो जाता है, आखिर वो पुलिस है। इधर होश आने पर रायन कांच के टुकड़े से रस्सियां काट लेता है और खुद को और अल्मा को आजाद करता है। बगल वाले कमरे में उन्हें कैद मिया मिल जाती है। मिया बताती है कि कल रात उलान ने उसे यहाँ बंद किया था। उधर अपना राज खुलने के डर से आयमान और उलान बौखला जाते हैं। उलान आयमान को कोसती है कि उसने पुलिस को जानकारी क्यों दी। पकड़े जाने के डर से आयमान फैसला करता है कि आज रात ही वो सबको मारकर सबूत मिटा देगा। इसी बीच सुकुमा को होश आता है और वो अल्मा से कांति का मास्क मांगता है। आखिरी बार स्पेल पढ़कर सुकुमा को एक खौफनाक और दर्दनाक सच दिखता है। पता चलता है कि कांति का पति कोई और नहीं, खुद आयमान है। लेकिन आयमान का उलान के साथ अफेयर चल रहा था। कांति ने एक दिन उन्हें साथ देख लिया, जिससे आयमान डर गया। वो जानता था कि कांति की माँ बहुत पावरफुल है, अगर उन्हें पता चला तो उसकी खैर नहीं। इसलिए आयमान ने कांति और उसकी छोटी बेटी का बेरहमी से कत्ल कर दिया। दूसरे दिन उसने लाशों को पानी में डुबो कर रखा। तीसरे दिन लाशों के टुकड़े टुकड़े किए और चौथे दिन सूर्यास्त के बाद उन्हें बोरियों में भरकर दीवार के अंदर चुनवा दिया। इसीलिए कांति की सोल सबको 4 दिन का वक्त देती थी और चौथे दिन सूर्यास्त होते ही उन्हें मार डालती थी। सुकम्मो कहता है कि दीवार तोड़कर लाशें बाहर निकालो और सही तरीके से दफनाओ, तभी कांति और उसकी बेटी की आत्मा शांत होगी। ये कहते ही सुकम्मो अपनी आखिरी सांस लेता है। सुकम्मो के निर्देश मानकर अल्मा, रयान और मिया दीवार के अंदर छिपाई उन लाशों को ढूंढने लगते हैं। उन्हें आजाद देखकर आयमान बंदूक लेकर उन पर टूट पड़ता है और उसकी गोली से रयान घायल हो जाता है। दूसरी तरफ उलान अल्मा पर अटैक कर देती है। पुलिस ऑफिसर चंद्रा उन्हें बचाने अंदर घुसता है, लेकिन आयमान की गोली से वो मारा जाता है। लेकिन घायल रयान अपनी आखिरी ताकत से पलटवार करता है और आयमान को बेहोश कर देता है। खून से लथपथ होने के बावजूद रयान, अल्मा और मिया हार नहीं मानते और लाश ढूंढना जारी रखते हैं। अचानक उन्हें सुकम्मो की बताई हुई वो अलमारी दिखती है।
वो समझ जाते हैं कि इसके पीछे ही वो भयानक सच छिपा है। वो अलमारी हटाकर दीवार तोड़ना शुरू करते हैं। आपको बता दूं कि अल्मा और उसकी बहन का आज ही चौथा दिन पूरा होने वाला था, इसलिए सूर्यास्त होते ही बाथटब से कांति और उसकी बेटी की सोल भयानक रूप लेकर निकलती है और मिया पर झपट पड़ती है। एक तरफ मिया के बचने की चीखें और दूसरी तरफ रयान और अल्मा की दीवार तोड़ने की जी तोड़ कोशिश। आखिरकार दीवार तोड़कर कांति और उसकी बेटी की सीमेंट में दबी लाशें बाहर निकालते ही जादू की तरह सब शांत हो जाता है। सोल्स मिया को छोड़ देती हैं और उनका भयानक रूप बदलकर नॉर्मल हो जाता है और वो गायब हो जाती हैं। यहाँ से जाने के बाद कांति और उसकी बेटी की सोल आयमान और उलान को ठीक वैसे ही टुकड़े टुकड़े करके मार डालती है जैसे उन्हें मारा गया था। चारों तरफ पापियों का खून फैल जाता है। आखिर में अल्मा और रयान कांति और उसकी बेटी को इज्जत से दफनाते हैं और कब्र पर फूल चढ़ाते हैं। वो हमेशा के लिए उस कर्स्ड अपार्टमेंट को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन कहानी के आखिरी सीन में दिखता है कि छठे फ्लोर की बालकनी में अभी भी कांति और उसकी बेटी खड़ी हैं। शायद वो अब किसी का नुकसान नहीं करेंगी, लेकिन वो उसी अपार्टमेंट में रहेंगी और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है।